जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे साथ बैठे हैं आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार साहब। इनकी जर्नी बहुत ही मजेदार और बहुत ही बड़ी तपस्या इनकी लाइफ में रही है। तो आज हम इनसे सुनते हैं कि एक सिपाही से सूबेदार तक का सफर कितना कठिन होता है। लोग ट्रेनिंग के दौरान ही भाग के आ जाते हैं, और कैसे ये सुविधा तक पहुंचे और कैसी इनकी जर्नी रही, ये आपको अपनी पूरी जर्नी बताएंगे, ज्वाइनिंग से लेके अपनी रिटायरमेंट तक। तो सर, आप कुछ बताएंगे कैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? क्या आपका घर का माहौल था उन दिनों? घर का माहौल ऐसा था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसी हिसाब से हमने कहा कि नौकरी ढूंढी जाए। तो नौकरी ढूंढने से सबसे पहले मेरा आर्मी का जबलपुर जेडारो से तो आपने इनरोलमेंट हुआ था। सोचा ही था आर्मी के, और कुछ भी सोचा था आपने? नहीं नहीं, मैंने सोचा था पहले टीचरशिप में, मगर टीचरशिप में नहीं हो पाया, इसलिए फिर मैं आर्मी में जबलपुर जेडारो से भर्ती हुआ। जेडारो जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस जबलपुर रिज रोड में है। वहाँ जनवरी 88 में मैं सिलेक्ट हुआ था। इसके बाद फिर सफर शुरू हुआ, जबलपुर में ट्रेनिंग हुई। सबसे पहले तो आर्मी के अंदर आदमी को ड्यूटी करने के लिए मादा चाहिए। मादा मतलब उसके अंदर एक कठिन परिश्रम को करने की आदत होनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ। वही आदमी आर्मी के अंदर नौकरी कर सकता है। बाकी सिविल लाइफ और आर्मी लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए उसका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है 6 मंथ रखा जाता है कि जो 19 साल 20 साल आपने सिविल में गुजारे, तो वो लाइफ एक होती है सिविलाइजेशन की कि कैसा भी रहो चलता है। बट आर्मी में आने के बाद एक सोल्जर जो बनता है वो बड़ी डिफिकल्टी के साथ 6 मंथ में उसको बिल्कुल कन्वर्ट करना पड़ता है, सिविल से आर्मी लाइफ में लाना पड़ता है। आर्मी का क्या है, डिसिप्लिन्ड लाइफ है, जो करना है वो करना है। जैसे कि अभी आप सोल्जर्स का फुल फॉर्म देखें तो स्मार्ट, ओबीडियंट, इंटेलिजेंस, लॉयल, डिसिप्लिन, एजुकेशन, एजुकेटेड और रॉयल। ये सोल्जर का इतनी क्वालिटी होनी चाहिए सोल्जर के अंदर, एक सिपाही में। जी, स्मार्ट, SOILDER, सोल्जर, स्मार्ट, ओबीडियंट, इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन, एजुकेटेड और रॉयल। अभी स्मार्ट से मतलब कि गोरा होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब है उसका जो चलने का तरीका, रहन सहन का तरीका, वो एक स्मार्टनेस होनी चाहिए। अलग ये नहीं कि कैसे भी उठ गए कैसे भी चल दिए, नहीं। वो सुबह से आपका एक शेड्यूल है जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन में रखा जाता है। वो सुबह 4:30 बजे बिस्तर छोड़ देना है। इसके बाद 5:30 बजे पीटी होनी है। पीटी के बाद आपको जैसी पीटी खत्म होगी आप आएंगे, ब्रेकफास्ट किया, नेक्स्ट ड्यूरेशन 8 से लेके आपका शुरू हो जाएगा 1 बजे तक आपके पीटी और वेपन ट्रेनिंग। इसके बाद में ड्रिल होगा। ड्रिल मूवमेंट्स के लिए होती है कि आर्मी के अलग मूवमेंट्स होते हैं, सिविल से बहुत डिफरेंस होता है उसमें। उसमें आपकी चाल, सल्यूटिंग, मार्चिंग ये सिखाई जाती है। जैसा कि आप रिपब्लिक परेड या इंडिपेंडेंस डे में देखते हैं दिल्ली में, वो एक सोल्जर की मार्चिंग से आपको पता लगता है कि इसका डिसिप्लिन कैसा है। तो उसको करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन रखा है 6 मंथ की ट्रेनिंग का। ये तो जो पहले से परफेक्ट नहीं है वो भी आर्मी में आके परफेक्ट हो जाएगा, कि या तो भाग जाएगा छोड़ छाड़ के? परफेक्ट हो जाएगा, नहीं कर पाएगा तो भागेगा। इसलिए उसको रखा है कि वो छाना जाता है, वो ऑलरेडी फिल्टर हो जाता है 6 मंथ में। जो करने वाला वो रुक जाएगा, जो नहीं करने वाला वो भाग जाता है। तो सर, इसमें ये रेजिमेंट का क्या हिसाब रहता है? कोर रेजिमेंट अलग होती है, इन्फेंट्री बटालियन अलग होती है, इन सब कैसे, मतलब? ये 2 ग्रुप्स में बांटे हुए हैं आर्मी का। एक होता है सर्विस ग्रुप, एक होता है फाइटिंग ट्रूप्स। सर्विस ग्रुप में आ जाते हैं जैसे आपके सिग्नल्स है, ऑर्डिनेंस है, जो सपोर्ट करने वाले, मतलब वो सपोर्टिंग ग्रुप हो गए। फाइटिंग ट्रूप्स होते हैं वो इन्फेंट्री बटालियन से, आर्मर्ड है, आर्टिलरी होती हैं। इन्फेंट्री का होता है एक वेपन का उनका थराइजेशन है कि 30 mm तक जो माहिर होते हैं वो फोर्स चलाते हैं, वो इन्फेंट्री में। आर्टिलरी के होते हैं जो लॉन्ग रेंज के बम्स चलाते हैं। आरटी गन में तो लोड करके जो गोला आप देखते हैं वो आर्टिलरी का काम होता है। आर्मर्ड का काम है जो आप देखोगे टैंक और जगह को कैप्चर करना। जैसे कि यदि ऊपर से हवाई अटैक जो एयरफोर्स वाले करते हैं, वो वहां जाके बमबारी करेंगे एरिया में। यदि दुश्मन खाली हो गया, भाग गया, नहीं तो फिर जमीनी स्तर से जो इन्फेंट्री बटालियन सुविधा कब्जा करती हैं। बाकी सिग्नल्स का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, मैन कम्युनिकेशन होता है आर्मी के अंदर। यदि कम्युनिकेशन जिसका ठीक नहीं है वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सही सटीक टाइम पर पहुंचाना और गैदरिंग करना इनको। जैसे आप सुनते होंगे
फलाना इनपुट्स मिला, फिर हमने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया। तो इनपुट्स क्या होता है, जो सिग्नल्स वाले उस इनपुट को लेते हैं। नाइबर्स कंट्री में जैसे चाइना का है, अपने बॉर्डर से भूटान का है, बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, तो जो नाइबर्स कंट्री का इन्फो गेन करना, वो सिग्नल्स या जो हमारी इंफॉर्मेशन कोर होती हैं उनका काम होता है वो। और ये डिसाइड मतलब कौन करता है कि कौन इन्फेंट्री बटालियन में जाएगा, कौन कोर रेजिमेंट में जाएगा? ये वो उनकी अपनी अपनी रेजिमेंट की भर्ती होती है और स्टार्टिंग में उसका टेस्ट होता है। नहीं, जैसे हमने 1600 रनिंग निकाली ओपन भर्ती से, हाँ। मेडिकल हुआ, फिर रिटर्न टेस्ट हुआ, फिर जब रिजल्ट आया तो फिर कैसे डिसाइड होगा कि कौन किसमें जाएगा? वो उनके टेस्ट होते हैं। जैसे अभी आप जेडआरओ में गए या किसी भर्ती रैली में गए, तो आपका जो माइंड कुछ टेस्ट होता है, उस टेस्ट के आधार पर पता लग जाता है कि ये बंदा का किस साइड में दिमाग है। जैसे ईएमए में है, यदि वो रिपेयरेबल, तो कुछ उसके टेस्ट होते हैं, तो ईएमए में चला जाएगा। सिग्नल्स का है, वो इसका थोड़ा वॉरफेयर के साइड में या टेक्निक अच्छी होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइड से जैसा होगा उसका टेस्ट होता है। बाकी ट्रेड वाइज टेस्ट होते हैं उनके अलग अलग, उसी हिसाब से उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता और है। ये पोस्टिंग का कैसा रहता है कि फील्ड में लगातार फील्ड रहती है कि पीस भी रहती है? पोस्टिंग कैसा रहती है आर्मी में? हर फौजी का जो पोस्टिंग होता है 3 साल पीस का होता है और 2 साल फील्ड का पोस्टिंग होता है, वो रोटेट होते रहते हैं। और ये छुट्टियां आपकी लोग, आप छुट्टियां वहां पे कैसे रहती है? मतलब 90 दिन की छुट्टी होती है, जिसमें 2 महीना एनुअली होती है और 30 दिन सीएल होती है। तो सीएल आप कभी भी ले सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, और एनुअली आपका चाहे 2 महीना इकट्ठा ले लो 60 दिन, या एक एक महीना करके आप। इसलिए अधिकतर फौजी क्या करते हैं कि 4 महीने के बाद 1 महीने का छुट्टी, 3 महीने के बाद 1 महीना प्लान कर लेते हैं, हर चौथे महीने में छुट्टी जाते हैं, तो साल उनका कवर हो जाता है। हर 4 महीना में एक बार घर आ जाते हैं। और ये प्रमोशन का कैसा रहता है सर, क्या करना पड़ता है? प्रमोशन में ऐसा है कि फौज का एक क्राइटेरिया होता है, कैडर कोर्स होते हैं, वो कोर्स कैडर करते रहें आप और प्रमोशन लेते रहें। फर्स्ट आप जाएंगे तो आप रिक्रूट से, फिर वो आपका बेसिक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो ट्रेनिंग बन जाता है। फिर इसके बाद उसका लास्ट नायक, फिर नायक, नायक से फिर हवलदार, हवलदार से नायब सूबेदार, नायब से सूबेदार, सूबेदार मेजर तक। यदि आपने और अच्छी कोशिश कर सकते हैं आप, तो बहुत जैसे कमीशन है तो कमीशन अफसर बन सकते हैं, एसक्यू कर लें, या एसीसी एग्जाम देके आप कन्वर्ट हो सकते हैं, सिपाही से भी कन्वर्ट हो सकते हैं, आप ऑफिसर तक ऑफिसर बन सकते हैं। और यदि आप एग्जाम पास कर लेते हैं, एसएसबी क्लियर कर लेते हैं, तो आप सिपाही से सीधे लेफ्टिनेंट से शुरू हो जाएंगे। और नहीं करते हैं और आप अपना क्राइटेरिया फुलफिल करते रहते हैं, कोर्स कैडर कंप्लीट करते रहते हैं, तो 32 साल तक कर सकते हैं, सूबेदार मेजर तक। और एजुकेशन हवलदार जो भर्ती होते हैं उसका क्या प्रोसेस है? एईसी का है कि ग्रेजुएशन के साथ भर्ती होते हैं वो लोग, उसमें बीएससी होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो डायरेक्ट इनरोल होते हैं हवलदार से। और ये जो पंडित जी रिक्रूट होते हैं, पंडित जी भी होते हैं, उनको धार्मिक उसमें कुछ ज्ञान होना चाहिए और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और आप जो रिटायरमेंट के बाद एक आर्मी वाले का क्या मतलब, सिविल लाइफ में क्या किस चीज में जा सकता है, वो किस फील्ड में माहिर हो सकता है? वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग कोटा रखे हैं, अभी तो 19% कुछ कोटा है। तो जैसे आर्मी नेवल फोर्स के तीनों में आर्मड फोर्सेस को बांटा हुआ है, वो परसेंटेज के हिसाब से जैसे आते हैं सिविल में, तो अपना अपना कोटा एग्जाम दीजिए और सर्विस ज्वाइन कर दीजिए। जैसे कि अभी हमारे भांजे हैं, ईएमई से रिटायर हुए, यहाँ तो अभी एग्जाम दिया और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं अभी। एक बार आए तो बुला लो उनको थोड़ी देर के लिए। हाँ, अभी मेरे पास यहीं पास ही है।